ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी के लिए नमस्कार है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अब हम इस चीज़ पर दृष्टिपात करें कि हम दो शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। पर सर्वप्रथम हम बात करें कि हमें ये पढ़ना क्यों आवश्यक है। हम सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं। अच्छे शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करें। पर क्यों? इसके लिए यूँ आवश्यक है कि हम ये देखें कि शिक्षक क्या कार्य करता है। शिक्षक पढ़ाने का कार्य कर रहा है तो मेरे पास बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा पढ़ाने का मटेरियल है। तो क्या मैं पूरा की पूरा मटेरियल अपने छात्रों को दे सकती हूँ, उन्हें बिना समझे, उनके परिवेश का अध्ययन किए बिना, उनके सराउंडिंग्स का कि जहाँ मुझे कार्य करना है उनका अध्ययन किए बिना क्या मैं इस संपूर्ण मैटर को अपने छात्रों तक पहुँचा सकती हूँ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सभी परीक्षाओं में जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो शिक्षकत्व की लाइन में खड़े हुए हैं, उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है। क्योंकि शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य बहुत कठिन है। वह क्या बनाने जा रहा है? भविष्य की कर्णधारों का निर्माण करने जा रहा है। तो उसके लिए आवश्यक है कि जब हम व्यवहार को डील कर रहे हैं, जब हम उसके माइंड को डील कर रहे हैं, तब उसके लिए ये आवश्यक है कि हम उसके सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें हैं उन सब का हम अध्ययन करें। तो उसके सराउंडिंग्स में क्या है? परिवेश कैसा है, उसका स्तर क्या है, वह जहाँ पर है वह स्थान कैसा है, वहाँ की क्रियाविधि किस प्रकार से चलती है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उसके बारे में जानने का प्रयास करें। अब उसको हम किस प्रकार से जानेंगे? छात्र को हम किस प्रकार से जानेंगे? छात्र में भी क्या हो गया? उसकी रुचि क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, वो कहां से आ रहा है। तो इन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए दो विषय हमने आपके साथ जोड़ दी। वो कौन कौन से विषय हैं? स्कूल मैनेजमेंट, जहां वो है वहां की क्रियाविधि क्या है, उसको कौन संभालता है, उसके लिए जो चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी है, जो चीज़ें लगानी है, उनकी देखरेख कौन करता है, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, शिक्षक के कार्य क्या है, शिक्षक के ऊपर कौन होता है जो उसे डायरेक्ट करता है। उसी प्रकार से छात्र क्या है, छात्र का व्यवहार क्या है, और उस व्यवहार को समझते हुए उसे परिमार्जित और परिशोधित किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। यहाँ हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं? जब मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो मैं शैक्षिक प्रबंधन का अध्ययन कर रही हूँ, ठीक है। और जहाँ यदि मैं इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रही हूँ तब मैं शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रही हूँ। तो किसी भी चीज़ की पूर्ण परिणति के लिए उसके सराउंडिंग्स को समझना आवश्यक हो जाता है। इसलिए कि मेरे पास जो ज्ञान है मेरे को उड़ेलना नहीं है, मुझे भरना नहीं है। उसके लिए आवश्यक क्या है कि मैं यह समझ सकूं कि वह छात्र वास्तव में है कहाँ, वह कहाँ डिजर्व करता है। इसके लिए मैं शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करती हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ाने का प्रयास करती हूँ, मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करती हूँ, बालक के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करती हूँ और उसके साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करती हूँ। तो अब मैं बात करूं कि शिक्षा मनोविज्ञान में, अब हम आते हैं सीधे किस पर? शिक्षा मनोविज्ञान पर। अब अपन बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान में दो शब्द हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। अब शिक्षा क्या है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा है। सीखने सिखाने में क्या प्रक्रिया? कि क्या सभी कुछ सीखना शिक्षा है क्या? तब हमने कह दिया पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, जो व्यवहार में सकारात्मक रूप से परिवर्तन करे वह शिक्षा है। हमने यहाँ क्या कहा? जो व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लाए वह शिक्षा है। पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, कि हमको वह सीखना है जो समाज को उद्देश्यपरक दिशा में ले जाने वाला हो, जो समाज को उन्नति की दिशा में ले जाने वाला हो। तो जब मैं यह कार्य कर रही हूँ, सीखने सिखाने का कार्य कर रही हूँ, यह किसकी सहायता से
करूंगी मनोविज्ञान की सहायता से, तभी वह अधिक फ्रूटफुल होगा, अधिक फलदायी होगा। समझ गए बात? तो यह जो कार्य है यह कब होगा अधिक फलदायी? जबकि मैं उनके मनोविज्ञान को समझ जाऊंगी, उनको समझने का प्रयास करूंगी। अब मनोविज्ञान शब्द पर हम आते हैं। तो मनोविज्ञान शब्द को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को पढ़ना होगा कि मनोविज्ञान शब्द वास्तव में क्या है। अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि मनोविज्ञान शब्द क्या है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ये दो शब्द कौन से हैं? ये दो शब्द हैं साइकी और लोगस। कौन कौन से शब्द हैं? साइकी और लोगस। गैरेट ने बताया कि यह लैटिन भाषा के ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये क्या शब्द है? साइकी और लोगस। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विचार करना। ठीक है, अध्ययन या विचार करना। साइकी का अर्थ अलग अलग समय पर अलग अलग लिया गया है। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हमने इसका अर्थ परिवर्तित करते हुए हमने इसे अलग अलग रूप में देखा है। तो प्रथम अवस्था में यदि हम देखें तो इसका जो अर्थ है वह क्या लिया गया? आत्मा का अध्ययन करने वाला। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन करने वाला है। हमने इसको किस रूप में देखा कि मनोविज्ञान क्या है? साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन करने वाला, साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला, जिसके समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। कौन कौन थे समर्थक? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। अरस्तु ने एक डी एनिमा बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? डी एनिमा, जिसका अर्थ था जो आत्माओं के प्रकारों को बताती थी। आत्मा के, जिसमें हमने क्या किया? आत्मा के प्रकारों का अध्ययन किया। यह भी ग्रीक शब्द है। यह भी ग्रीक शब्द है जिसमें कि हमने बताया कि मनुष्य क्यों अलग है। वैसे इसका अर्थ होता है पेरिसाइकी। ठीक है, पेरिसाइकी। मनुष्य क्यों अलग है? क्योंकि उसमें बुद्धि होती है। मनुष्य की आत्मा में बुद्धि होती है। यह बुद्धि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एजेंट बुद्धि और संभाव्य बुद्धि। संभाव्य बुद्धि और एजेंट बुद्धि। संभाव्य बुद्धि क्या कार्य करती है? इंद्रियों के माध्यम से किसी भी कंटेंट को लेने का कार्य करती है, ग्रहण करने का कार्य करती है। संभाव्य बुद्धि उसे संभाल कर रखती है और जब जरूरत पड़ती है तो इसको वापस रिवर्ट बैक करती है। तो इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। मनुष्य अलग इसलिए है क्योंकि उसमें बुद्धि होती है। बुद्धि उनकी दो प्रकार की होती है, एजेंट बुद्धि और संभाव्य बुद्धि। एजेंट बुद्धि ग्रहण करने का कार्य करती है, संभाव्य बुद्धि उसे संभालने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि मैं प्रमेय पढ़ा रही हूँ या मैंने ये बताया कि इसमें 3 रेखाएं होती हैं। तो जब इसको मैंने इंद्रियों की सहायता से ग्रहण कर लिया कि भाई इसमें त्रिकोण में 3 रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद ग्रहण करने के बाद उसको संभालने का कार्य किसका है? संभाव्य बुद्धि का। जैसे ही दूसरे दिन टीचर ने आके पूछा कि भाई ये त्रिकोण क्या होता है, प्रमेय क्या होती है, उसने तुरंत रिवर्ट बैक किया कि जिसमें 3 रेखाएं इस तरीके से बनती हैं वह त्रिकोण होता है। इतना अरस्तु ने बताया। अरस्तु ने क्या बताया कि भाई जो बुद्धि है, मनुष्य अलग है अन्य प्राणियों से क्योंकि उसमें बुद्धि होती है। इस बुद्धि के बलबूते ही वो संपूर्ण जगत को जीत सकता है और जिसके कारण वह एक अलग प्राणी के रूप में जाना जाता है। किंतु अपन ये मान के चले, उसके बाद प्लेटो को देखें, डेकार्टे को देखें। डेकार्टे ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। डेकार्टे ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अब द्वैतवाद का सिद्धांत क्या था?
ड्यूअलिज्म, कि वैसे तो शरीर और मन, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का असर एक दूसरे पर पड़ता है। ठीक है, शरीर के बीमार होने पर मन खराब होता है, मन के खराब होने पर शरीर साथ नहीं देता। आप खुद ही इस चीज को अनुभव करते होंगे कि अपन ने ये देखा है कि जैसे ही हमारा शरीर में कोई बीमारी होने लगती है, हमारा मन नहीं होता कुछ भी कार्य करने का। और यदि मन खराब है किसी भी वजह से, किसी ने मुझे डांट दिया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, या आज मेरा मन ही नहीं है कुछ करने का, तो शरीर के स्वस्थ होने पर भी मैं कोई कार्य नहीं कर सकती। यह जो सिद्धांत था वो डेकार्टे ने दिया। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने इसके बारे में बात की। प्लेटो ने विचारों का सिद्धांत दिया। प्लेटो ने विचारों का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि विचार अनंत हैं, विचार एक हैं, विचार वे हैं जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संज्ञानवादी, जिनमें बुद्धि होती है, जो कि स्वर्ण के समान होते हैं। जो लोग स्वर्ण के समान होते हैं, क्योंकि जिनमें बुद्धि होगी वो क्या काम करेंगे, वो उसको भुना लेंगे, बुद्धिवादी लोग। ठीक है, तो वो क्या हो गए, स्वर्ण के समान हो गए। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो संकल्पवादी होते हैं। जिनमें संकल्प शक्ति अत्यधिक होती है। बुद्धि का अभाव होते हुए भी वो संकल्प के बलबूते दुनिया को जीत लेते हैं। वो चांदी के समान होते हैं, चांदी या रजत के समान होते हैं। तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो स्नेहवादी होते हैं। जिनका स्वभाव सहानुभूतिपूर्ण होता है। वो पीतल के समान होते हैं, क्योंकि वो स्नेह में रह जाते हैं, वो भावों में रह जाते हैं, वो कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो इस प्रकार से ये समर्थक थे जिन्होंने साइकी का अर्थ आत्मा के रूप में स्वीकारा, और आत्मा की सत्यता को स्वीकार करते हुए इन्होंने संपूर्ण साइकोलॉजी का जो अर्थ था वह क्या लिया, आत्मा का अध्ययन करने वाला, या आत्मा पर विचार करने वाला, या आत्मा का विज्ञान। पर विज्ञान कहने में हमें थोड़ी सी असमर्थता इसलिए होती है क्योंकि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसे प्रूव किया जा सकता है। न्यूटन ने एक लॉ दिया, उसने देखा कि भाई यदि एप्पल को ऊपर से गिराया जाए तो वह नीचे ही गिरता है, तो इसको प्रूव किया जा सकता है, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे मैं इंग्लैंड में हूँ, तो इसको प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर विज्ञान कहना इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि यदि किसी ने कह दिया कि आत्मा का स्वरूप किसके जैसा है, फूल जैसा है, इसको प्रूव करना, इसको प्रमाणीकृत करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस डेफिनेशन को, क्योंकि आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में प्रमाणों का अभाव था, इसलिए इसको हटा दिया गया, इसका खंडन कर दिया गया। और उसके बाद एक नेक्स्ट परिभाषा आई जिसमें कि साइकी का अर्थ क्या लिया गया, मन और मस्तिष्क। मनोविज्ञान के अत्यधिक निकट था मन, क्योंकि हम यदि मनोविज्ञान शब्द का विग्रह करें तो हमने विग्रह कर दिया मन का विज्ञान। तो इटली में एक पोम्पोनोजी हुए जिन्होंने इसका समर्थन किया, और इस समय पर आत्मा के संबंधित मानसिक और आध्यात्मिक पहलू, क्योंकि उन्होंने बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से इनको अलग अलग कर दिया था, इसलिए हमने इसको मन का विज्ञान कहा। ठीक है, लेकिन फिर भी मन और मस्तिष्क की प्रकृति को सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं था, इसलिए इसमें ये कहा गया कि इस डेफिनेशन को भी हमने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि मन के स्वरूप को, मन को समझना, किसी की भी मन को प्रत्यक्षीकृत करना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने यह जो अर्थ था इसका भी खंडन कर दिया। उसके बाद जो तृतीय अवस्था आई उसमें हमने इसको चेतना का विज्ञान कहा।
हमने क्या कहा इसको? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि चेतन क्रियाओं का अध्ययन करने वाला, चेतन क्रियाओं को विजुअलाइज करने वाला, चेतन क्रियाओं पर विचार करने वाला जो विज्ञान है वह क्या है? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? चेतन क्रियाओं का अध्ययन करना, उसकी चेतन क्रियाओं का अध्ययन करना। इसके जो हम समर्थक मान सकते हैं, जो इसके समर्थक थे वो थे विलियम जेम्स, वाइब्स, विलियम वुंड, टिचनर, जो उनके शिष्य थे विलियम वुंड के, जेम्स सली आदि। समझ गए बात? इसमें इन्होंने क्या कहा कि चेतन क्रियाओं का अध्ययन करना क्या है? मनोविज्ञान है। इसके जो प्रबल समर्थक हुए वो कौन कौन से थे? विलियम जेम्स, वाइब्स, विलियम वुंड, टिचनर, जो कि विलियम वुंड के ही शिष्य थे, जेम्स सली आदि। विलियम वुंड को बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक के रूप में, बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने, जेम्स वुंड ने 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। कहाँ खोली थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली, जिसमें इन्होंने जो प्रायोगिक मनोविज्ञान था, प्रायोगिक मनोविज्ञान, इसकी नींव यहीं से पड़ी। कब से पड़ी? 1879 से। प्रायोगिक मनोविज्ञान से अभिप्राय कि जहां पर विविध प्रयोग किए जाते हैं मनोविज्ञान के लिए, किसको समझने के लिए? चेतनता को समझने के लिए विविध प्रयोग किए गए। ये पहली कहाँ खुली? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। किसने खोली? जेम्स वुड ने खोली। कौन सी प्रयोगशाला खोली? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी वो किसने खोली? जेम्स वुड ने खोली। इससे संबंधित प्रश्न बहुत अधिक आते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। इसमें चेतना के अध्ययन के लिए अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोस्पेक्शन विधि क्या होती है? कि जिसमें व्यक्ति स्वयं के अंदर झांक कर देखता है। व्यक्ति स्वयं के अंदर झांक कर देखता है कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं और मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में अध्ययन करता है, स्वयं देखने का प्रयास करता है। वह कितना सही है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर की जो चेतन अवस्था है उसका अध्ययन व्यक्ति स्वयं करने का प्रयास करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, लेकिन इसका पुनः खंडन हुआ। इसका खंडन इस जो तथ्य था, ये जो परिभाषा थी, इसका खंडन क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। अंतर्दर्शन विधि क्या है? मैंने आपको बताया कि अंतर्दर्शन विधि वह है जिसमें कि व्यक्ति स्वयं का इंस्पेक्शन करता है, स्वयं को देखता है, स्वयं की खूबियों को देखता है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या यह अपने आप में वैध और विश्वसनीय है क्या? आपका प्रश्न यह हो सकता है कि वैध और विश्वसनीय क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये एग्जांपल आपने पढ़ा भी होगा, सभी ने बीएड की है, कि एक घड़ी है जिसमें जो रुकी हुई है लेकिन उसमें 4 बज रहे हैं। वह घड़ी हमें समय बताती है, तो वो निश्चित रूप से वैध तो है, निश्चित रूप से वो वैध तो है। क्यों? क्योंकि वह कार्य कर रही है जिसके लिए उसे बनाया गया है। समझ गए बात? विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वो 2 बजे भी 4 बजे बता रही है, वो जब रात के 3 बज रहे हैं तब भी वो 4 बजे बता रही है, वो जब सुबह के दोपहर के 2 बज रहे हैं तब भी वो 4 बजे का बता रही है। तो इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है। जिस चीज के लिए बनाया गया है, यदि वह उस चीज का मापन करता है, वह परीक्षण वैध होता है, किंतु वह उतना मापन नहीं कर पाता तो वह अविश्वसनीय कहलाता है। समझ गए बात? तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि जो अंतर्दर्शन विधि है मनोविज्ञान की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो चेतना का जो अध्ययन है व्यक्ति स्वयं करता है, तो स्वयं करके देखिए कि यदि मैं आपसे पूछूं
कि आप अपने बारे में मुझे बताइए, तो आप अपनी कितनी कमियों को मुझसे कहेंगे, जबकि आप स्वयं जानते हैं। अंतर्दर्शन तो आपने किया हुआ है, लेकिन आपके स्वयं के जानने के बाद आप कितनी वैधता के साथ और कितनी विश्वसनीयता के साथ, कितनी उद्देश्यपरकता के साथ अपनी सही बातें, इनफैक्ट यदि डॉक्टर के पास हम जाएं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, तो भी हम अपना संपूर्ण मन उसके सामने खुलकर नहीं रखते। तो इसलिए इस विधि को अवैध एवं अविश्वसनीय घोषित किया गया तथा यह कहा गया कि भाई इसके द्वारा व्यक्ति स्वयं की चेतना का अध्ययन नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी, इसमें केवल चेतन मन को देखा गया था, जबकि फ्राइड ने बताया कि जो चेतन मन है वो संपूर्ण मन का 1/10 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 1/10 पार्ट होता है, जिसमें कि क्या हो गया कि हमारे व्यवहार पर हमारा जो व्यवहार है वो अवचेतन और अचेतन इस मन से भी प्रभावित होता है, यह निश्चित है। कई बार हम कक्षा में बैठे रहते हैं, शिक्षक पढ़ाता रहता है, तथापि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे अचेतन मन में, हमारे अवचेतन मन में कुछ ऐसे क्रियाकलाप चल रहे होते हैं जिसको समझना और जिसके कारण हमारी वर्तमान में जो स्थिति हो रही है वह समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर सिर्फ चेतन मन का जो अध्ययन करना स्वीकारा गया था, जबकि अचेतन और अवचेतन मन जो कि एक बड़ा हिस्सा होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, उनका अध्ययन नहीं किया गया था। इसलिए इसका खंडन किया गया। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या थी, इसमें केवल मानव मात्र के व्यवहार का अध्ययन था, जीवों का अध्ययन नहीं था। समझिए आप बात को, कि वहां अरस्तु ने ये कहा था, जबकि अरस्तु ने भी ये कह दिया था कि आत्मा जीवत्व प्रदान करती है, आत्मा जीव को जीवत्व प्रदान करने वाला तत्व है। यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ क्या पशुओं में जीव तत्व नहीं है क्या पशु व्यवहार नहीं करते क्या? तो यहाँ पर जो केवल अध्ययन किया गया उसमें सिर्फ मानव व्यवहार को डील किया गया, इसलिए इसका खंडन किया गया। ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें कि चतुर्थ अवस्था में जो व्यवहार का जो विज्ञान था, व्यवहार के विज्ञान के रूप में, मतलब साइकी जो शब्द है उसको व्यवहार शब्द दिया गया और संपूर्ण साइकोलॉजी शब्द को व्यवहार का विज्ञान शब्द से जाना गया। किस शब्द से जाना गया? व्यवहार का विज्ञान शब्द से जाना गया। और उन्होंने क्या कहा कि इसका जो पहला प्रयास था, वॉटसन तो बाद में आए हैं, इसका जो पहला प्रयास था वो मैकडूगल ने किया था। किसने किया था? मैकडूगल ने किया था, 1905 में किया था। बात समझ में आ रही है कि वॉटसन के द्वारा जो व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, उससे भी पहले मैकडूगल के द्वारा 1905 में व्यवहार शब्द का प्रयोग दिया। और उन्होंने कहा सजीव प्राणियों के आचरण का सकारात्मक विज्ञान मनोविज्ञान है। ठीक है। हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं? पॉजिटिवली, क्योंकि मनोविज्ञान क्या कार्य कर रहा है? उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, लेकिन किस प्रकार कर रहा है? सकारात्मक रूप से कर रहा है। ठीक है। यदि उसकी नेगेटिव एक्टिविटीज भी हैं, उसको भी हम पॉजिटिव रूप में परिशोधित करने का प्रयास करेंगे। तो सजीव प्राणियों के आचरण का, उन्होंने मैकडूगल ने जो परिभाषा दी, उन्होंने क्या कहा? सजीव प्राणियों के आचरण का सकारात्मक विज्ञान मनोविज्ञान है। सजीव प्राणियों के आचरण का जो वो व्यवहार करते हैं उसका जो सकारात्मक विज्ञान है, यहाँ उन्होंने विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। यहाँ उन्होंने विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। आचरण का जो सकारात्मक विज्ञान है वह क्या है? मनोविज्ञान है। पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। हम ऊपर की दिशा में बढ़ते हैं, हम व्यक्ति में नकारात्मकता को नहीं देखते हैं। हम यदि उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वह किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, उस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की रूपरेखा, जिसके उपरांत उन्होंने अपनी परिभाषा को थोड़ा सा बदल लिया।
उन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान एक विज्ञान जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता देना है। मनोविज्ञान क्या है? यह एक प्रकार का विज्ञान है, ये एक प्रकार का विज्ञान है जिसका उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के प्राणी, नॉट इवन ह्यूमन बीइंग, सभी प्रकार के प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने। उन्होंने सकारात्मकता को चेंज किया और उन्होंने क्या कहा कि अब संपूर्ण व्यवहार आ गया, प्राणी का संपूर्ण व्यवहार और सभी प्राणियों का व्यवहार, और उसे नियंत्रित करना। यदि गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? आउटलाइन खींच देते हैं। इस लिमिटेशन से उन्होंने डिलिमिट कर दिया इसको, इस लिमिटेशन से मुझे बाहर नहीं जाना। तो हमने क्या कहा कि उसके व्यवहार को नियंत्रित करने का। यदि कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में यदि हम फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने आ रहे हैं, तो मैंने क्या डिलिमिट किया कि हमको 9:45 तक स्कूल में आना है। ये डिलिमिटेशन है, मैंने उसे सीमांकित कर दिया। तो मैंने उसका नियंत्रण किया है कि सब बच्चे कब तक आ जाएंगे? 9:45 तक। तो नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह से समझने में सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है। किस चीज़ के लिए? उसके व्यवहार को समझने के लिए कि वह जब यहाँ पर उपस्थित है तो उसका व्यवहार यदि खराब भी है तो भी, अच्छा है तो भी, उसका IQ लेवल जो भी है, उसकी रुचि जो भी है, वह जिस भी स्तर का है, वह जिस भी परिवेश का है, वह जहाँ भी बैठा है उसको अच्छी तरह से समझने में कौन सहायता कर रहा है? मनोविज्ञान। साइंस किस लिए है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जब छात्र मेरे सामने आया तो मैंने इन सब चीज़ों को जानने के लिए अलग अलग टूल्स डाले, उनके लिए एक आइडियल मार्किंग प्रोसेस डिसाइड किया कि इतना यदि स्कोर कर रहा है तो उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर यह रहेगा, ठीक है। इसलिए और उसके तथ्यों को मैंने यूज किया है, उसके तथ्यों को मैंने प्रमाणीकृत किया है, इसलिए मैंने उसको विज्ञान का नाम दिया है। हालांकि यह ठीक है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, शिक्षा मनोविज्ञान उतना स्पेसिफिकली परिणाम नहीं दे सकता, तथापि किन्हीं चीज़ों से उसको निर्देशित करके, परिवेश को नियंत्रित करके हमने उसको साइंस बनाने का प्रयास किया है। हम उसे साइंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह कि लाल लिटमस में यदि यह डाला जाए तो वह नीला हो जाएगा, उसकी तरह वह उतना स्पेसिफिक नहीं है। फिर भी क्यों? क्योंकि वो मानव व्यवहार को डील कर रहा है और मानव व्यवहार उतना स्पेसिफिक नहीं होता है, कुछ उसमें ऊपर नीचे होने की संभावनाएं रहती हैं। फिर भी उसे विविध टूल के माध्यम से परिवेश देकर हम उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और एक सकारात्मकता की दिशा में आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। 1913 ईस्वी में वॉटसन ने व्यवहार शब्द को एक विस्तृत रूप प्रदान किया। इसीलिए वॉटसन को पहला प्रयास किसने किया था? मैकडूगल ने किया था 1905 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1913 में वॉटसन ने व्यवहार शब्द को विस्तृत रूप में परिभाषित किया, विस्तृत रूप में उसे लेने का प्रयास किया। इसलिए जो व्यवहारवाद के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहा जाता है? वॉटसन कहे जाते हैं, ठीक है, कि वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि सभी प्राणियों का, सभी प्रतिक्रियाओं के साथ, सभी अनुभवों के साथ, सभी परिवेश के साथ जो उनके व्यवहार का अध्ययन है, सकारात्मक रूप से जो अध्ययन किया जाएगा, निर्देशित भी है, नियंत्रित भी है, जो किया जाएगा, वह सब किसकी श्रेणी में आ रहा है? मनोविज्ञान की श्रेणी में आ रहा है। 1911 में पिल्सबरी एवं उनके सहयोगियों द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या था? मनोविज्ञान के मूल तत्व। क्या था उसका नाम? मनोविज्ञान के मूल तत्व, जिसमें भी उन्होंने व्यवहार शब्द के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया। जिन्होंने किसका प्रयोग किया कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी शब्द है, वह क्या है? वह किससे संदर्भित है? वह व्यवहार से संबंधित है। मनोविज्ञान को दो रूप में देखा जा सकता है, एक होता है सैद्धांतिक मनोविज्ञान और एक होता है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। सैद्धांतिक मनोविज्ञान जो सिद्धांत रूप में है, जो पुस्तकों में ज्ञान पड़ा हुआ है, जिसका प्रयोग हमने नहीं किया है,
जो सिद्धांत रूप में हमारे सामने प्रत्यक्षतः उपस्थित है वह सैद्धांतिक मनोविज्ञान है। वास्तव में वो विज्ञान कब बना, जब हमने उसका प्रयोग करना आरंभ किया, जब हम उसे डे टू डे की लाइफ में प्रयोग करने लगे, अप्लाई करने लगे, तब वह व्यवहारात्मक मनोविज्ञान के रूप में सामने आया। अब व्यवहारात्मक में, जिसमें हम व्यवहार को परिमार्जित परिशोधित करने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई ये जो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है, इसमें बहुत सारे मनोविज्ञान आ सकते हैं, जैसे औद्योगिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान और आपका अपना शिक्षा मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है? उद्योग से संबंधित, उद्योग में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके व्यवहार से संबंधित, वहाँ के परिवेश से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझने का कार्य करता है। अपराध जगत में व्यक्ति, जो लोग अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, अपराध में जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मुझे इस अपराध में जाना है। ऐसे भी कुछ लोग होते होंगे कि जो चोरी करना सीख रहे हैं, टेररिस्ट बनने जा रहे हैं, तो उनकी मन स्थिति को समझना और उनको उससे दूर लेके जाना, अच्छे कार्यों में उनको लगाना। उपचारात्मक मनोविज्ञान निश्चित रूप से निदानात्मक मनोविज्ञान भी है, उपचारात्मक मनोविज्ञान भी है। निदानात्मक, जिसमें समस्याएं क्यों हैं इनको खोजने का प्रयास किया जाता है और साथ में इस चीज़ से दूर किया जाता है कि वह जो निदान है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है उसके कारण, मैं भूखी हूँ इसके कारण हुआ, मेरी आईसाइट वीक है इसके कारण हो सकता है, या मैंने बहुत स्ट्रेस ले रखा है अभी इसके कारण हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, निदान करने का प्रयास कर रही हूँ। और उसके बाद उचित उपचार की व्यवस्था करना, यह किसका कार्य है? मनोविज्ञान का कार्य है। यहाँ पर मनोविज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। देश के लिए मर मिटना हर एक के बस की बात नहीं है। देश सेवा में जाना चाहिए, मेरा बच्चा नहीं दूसरे का बच्चा। तो उनकी मन स्थिति को समझना कि कितने आत्मविश्वासी हैं, कितना आत्मबल है उनमें, कितने कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं, जा तो रहे हैं लेकिन क्या वहाँ पर लड़ने की क्षमता है उनमें, कि वहाँ जैसे ही हमने उनको भेजा और वो फुद्दू की तरह वापस आ गए? नहीं, ऐसा नहीं। तो उनकी मन स्थिति को समझना और उसके लिए उनको तैयार करना कि क्या वे उस लेवल के हैं क्या। उसके साथ शिक्षा मनोविज्ञान एक बहुत वृहद विषय है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया को दिशा मिलती है, निर्देश मिलता है कि किस तरीके से हमें अपने कार्यों को शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ण रूप से परिणति करनी है। बात समझ में आ गई? शिक्षा मनोविज्ञान हमारा विषय है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या काम कर रहे हैं कि शिक्षा किन दो लोगों के मध्य चलती है? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य। और उसमें हमने क्या काम किया कि किसके आधार पर चलती है? पाठ्यक्रम के आधार पर। तो सर्वोत्कृष्ट तरीके से किस प्रकार से वह जो उद्देश्य हमने डिसाइड किए हैं, वह जो शैक्षिक उद्देश्य हमने बनाए हैं, उनकी पूर्ण परिणति किस प्रकार से हो, इसका जो दिशा निर्देशन है वह कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि बुद्धि लब्धि क्या है, बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है। सबसे पहले हम करते हैं वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है? क्या ये दोनों टर्म्स एक ही हैं? क्या ये दोनों टर्म्स अलग अलग है? क्या वृद्धि विकास को प्रभावित करती है या विकास वृद्धि को प्रभावित करता है? जब बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे जैसे बाल्यावस्था से शैशवावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आते हैं वृद्धि में और विकास में, किस तरीके से उनका चिंतन प्रभावित होता है, किस तरीके से उनका शरीर प्रभावित होता है। क्योंकि वहाँ क्या कहा गया? शरीर और मन दोनों आपस में बंधे हुए हैं, एक दूसरे का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। इसीलिए किशोरावस्था का बच्चा है तो वो पूर्ण रूप से मेंटली पजल्ड बच्चा है, तो उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसकी भावनाओं का किस तरीके से संरक्षण करना चाहिए, ये इसका विषय बन जाता है। समझ गए बात? उसी तरीके से रुचि क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, समायोजन किस तरीके से किया जाता है, समायोजन शब्द से अभिप्राय क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करेंगे। साथ ही जो विविध मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से उनकी अधिगम की क्षमता, अधिगम क्या है? सीखना है। क्या सभी सीखना अधिगम है क्या? नहीं। तब हमने कहा पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर,
जो हमें सकारात्मक रूप से जो हम सीखते हैं वह अधिगम है। फिर प्लेटफॉर्म कहाँ आ जाता है, किस प्रकार से हम अधिगम को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, तो यह सब चीज़ें क्या हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अंग है। इन सभी का अध्ययन हम धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सामान्य रूप से अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। सबसे पहले अपन मनोविज्ञान की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, हम इन्हें डिस्क्राइब भी कर लेते हैं, किंतु यह आपको याद ही करनी पड़ेंगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ कितना है कि इन परिभाषाओं को आपको याद करना है। मैं क्लियर कर सकती हूँ कि इसका तात्पर्य क्या है, लेकिन वास्तव में आपको ये याद करनी पड़ेंगी कि किसने क्या कहा है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ एक डेफिनेशंस ही लेकर आई हूँ। बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको PDF में आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी, लेकिन अभी कुछ एक डेफिनेशंस हैं जिनका तात्पर्य कि अपन इनको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसने मनोविज्ञान के बारे में क्या क्या कहा है, कौन कौन मनोवैज्ञानिक हुए हैं। बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्स ने कहा है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। प्रकृति क्या होती है, वास्तव में आप कैसे हैं, ठीक है, वास्तव में आपका व्यवहार क्या है, वास्तव में आपकी प्रकृति कैसी है। आप बहुत धीरे से कह देते हैं यह तो बहुत सीधा बच्चा है, यह बहुत चतुर चंड चालाक है, यह बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, यह बहुत अच्छा बोलता है, यह बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वो क्या है, वो उसकी प्रकृति है कि स्वाभाविक रूप से वह कैसा है। तो इन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, मानव प्रकृति का अध्ययन है, उसके व्यवहार का, उसके व्यक्तित्व का क्या है, यह अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। गैरिसन ने कहा, गैरिसन कुछ एक अन्य वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा मनोवैज्ञानिक का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अब इन्होंने इसको बांध दिया, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार क्या है, जो दिखाई दे रहा है, जबकि इसके अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ पीछे है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो हमें वास्तव में दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा मैम कैसी दिखाई दे रही हैं, उसका अध्ययन करना, उनके व्यवहार का अध्ययन करना क्या है, मनोविज्ञान का विषय है। प्रत्यक्ष व्यवहार जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, वह उस बिहेव का अध्ययन करना क्या है, मनोविज्ञान का अंग है, या मनोविज्ञान के द्वारा उसे किया जा सकता है। इस किताब ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया और उन्होंने क्या कहा कि व्यवहार अनुभव से प्रभावित होता है। निश्चित है कि किसी को फर्स्ट टाइम कोई कार्य कर रहा है, फर्स्ट टाइम कोई टीचिंग ही कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह और जो जिसको 15 साल का अनुभव हो गया, जिसे 10 साल का अनुभव हो गया, वो टीचिंग कर रहा है, तो दोनों के पढ़ाने में, दोनों के व्यवहार करने में, दोनों के शिक्षकत्व में अंतर आ जाएगा, क्योंकि एक शिक्षार्थियों को पहचानने का तरीका बदल जाएगा। तो स्किनर ने कहा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, जो कि दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसके बाद मन ने कहा है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। वैज्ञानिक खोज से आप समझ ही गए कि वैज्ञानिक खोज से तात्पर्य क्या है, कि जिसे प्रूव किया जा सके, जिसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सके, सिस्टमैटिक रूप में व्यवहार को समझकर उसे उतने ही रूप में प्रमाणीकृत करने का जो प्रयास है, वह किसके द्वारा किया जा सकता है, मनोविज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ बिहेवियर। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस क्या होता है, अभी मैंने उदाहरण भी दिया था आपको कि ये कहा गया न्यूटन ने ऊपर से जो भी चीज़ गिराई जाए वो नीचे गिरती है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बुक हो। तो इस तरीके से प्रूव करने का तरीका किया जाता है, प्रमाणीकृत करने का प्रयास किया जाता है। तो क्या है, बिहेव को भी इस तरीके से प्रमाणीकृत करने का प्रयास है मनोविज्ञान। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ एक डेफिनेशंस देखते हैं। स्किनर ने ही अभी अनुभव को जोड़ दिया था उसके साथ। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि व्यवहार और अनुभव दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। हम शिक्षा मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, शिक्षा से संबंधित। इन्होंने इस चीज़ को डिलिमिट किया है कि शिक्षा से संबंधित जो जो आवश्यकताएं हैं, व्यक्तित्व क्या होना चाहिए,
स्तर क्या होना चाहिए, आईक्यू लेवल क्या होना चाहिए, रुचि किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या अचीवमेंट होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्या हो गया, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, सामाजिकता से संबंधित नहीं, शिक्षा से संबंधित बालक का व्यवहार क्या होना चाहिए, उससे संबंधित संपूर्ण जो व्यवहार है और जो व्यक्तित्व है वह किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से नॉल ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। बहुत क्लियर है, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया, समाज में क्या होता है, अंतः निर्भरता होती है। समाज में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। समाज में क्या है, अंतः निर्भरता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। शिक्षा को समाज की एक उप इकाई के रूप में माना जाता है। शिक्षा उन उद्देश्यों की पूर्ति करती है जो समाज के द्वारा निर्देशित होते हैं। हमें कैसा मानव बनाना है, हमें राष्ट्र के लिए समर्पित मानव का निर्माण करना है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जितना अधिक व्यक्ति शिक्षा से प्रभावित होता है उतना वह किसी चीज़ से नहीं होता। आप एक छोटे बच्चे का उदाहरण ले लीजिए कि उसकी मम्मा उसे 3 साल तक ए बनाना सिखाती है, वो स्कूल जाता है, स्कूल में वो उसकी मैम उसे डिफरेंट टाइप से ए बनाना सिखाती है, वो तुरंत सीखता है और घर आकर अपनी मम्मा को करेक्ट करके बोलता है कि ए इस तरीके से बनता है, मैंने आज यह सीखा है। तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षा से जितना अधिक व्यक्ति प्रभावित होता है उतना अधिक वो किसी अन्य चीज़ से नहीं हो सकता। तो इसलिए शिक्षा के द्वारा हम वो फुलफिलमेंट जो हम एक समाज के नागरिक होने के नाते चाहते हैं वह हम पाठ्यक्रम का, पाठ्यचर्या का हिस्सा बना देते हैं। तो हमने क्या कहा, सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो उसके अनुसार जिस प्रकार का मानव का निर्माण करना है, उसके लिए जो निर्देश देना है और उसके द्वारा जो परिवर्तन करना है, उस व्यवहार को, मतलब कौन सी चीज़ें हमारे व्यवहार का अंग होनी चाहिए, उसके लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान उसमें सहायता प्रदान करती है। एलिस क्रो ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षण अधिगम आपको समझ में आता है। शिक्षण सामान्य शब्दों में हम सोच के चले तो शिक्षा देने की प्रक्रिया जो है वो शिक्षण है। अधिगम क्या है, जो शिक्षण दिया गया है उसे ग्रहण करना, व्यवहार में उतारना, उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करना, परिमार्जित करना, परिशोधित करना, शैक्षिक उद्देश्यों को अपने व्यवहार में लाना, वो क्या है, वो अधिगम है। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण केवल कितना करना है अपन को, सिर्फ जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। मानव प्रतिक्रिया कहाँ तक सीमित हो गई, जो कि शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करती है। उन सिद्धांतों को उनको सिद्धांत रूप में प्रस्तुत कर कि इस प्रकार का यदि इतना अभ्यास करवाया जाए तो यह चीज़ उसके व्यवहार का अंग बन जाएगी। यह एक सिद्धांत हमने बना दिया। व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाए या जिस भी विषय को पढ़ाया जा रहा है उसकी स्वाभाविकता को ध्यान में रखा जाए और उसे समझाने का प्रयास किया जाए तो वह निश्चित रूप से अच्छा शिक्षण करने में मदद करेगी और अच्छा उत्कृष्ट अधिगम करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, ये एक प्रकार की कुछ एक डेफिनेशंस हैं जिनको कि हम कह सकते हैं। सॉरे और टेलफोर्ड ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। अब सामान्य रूप से हम देखें कि क्या क्या कहा गया है, तो वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक है, साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। जो वही चीज़ है, व्यवहार का सकारात्मक रूप से अध्ययन करना, व्यवहार का निश्चित अध्ययन करना, वह वॉटसन ने कहा है। ये जनक थे। अरस्तु को भी जनक माना जाता है प्राचीन काल में, क्योंकि तब जो मनोविज्ञान था वो दर्शन की शाखा के रूप में सामने आया था और उन्होंने जो डी एनिमा लिखी थी उसका जो शब्दार्थ हुआ था उसमें पेरिसाइकी मतलब आत्मा
आत्माओं के प्रकार का अध्ययन हमने किया था, तो इसलिए उन्होंने साइकी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उनको भी जनक माना जाता है। और उसके बाद मैकडूगल ने 1905 में प्रयास किया था, वॉटसन ने 1913 में इसको एक विस्तृत रूप प्रदान किया और इनको जनक के रूप में माना गया। वुडवर्थ ने भी कहा है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वातावरण के संबंध में हम जिस भी परिवेश में हम रह रहे हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, उससे हमारा व्यवहार निश्चित रूप से प्रभावित होता है। आप सोच के देखिए, बहुत गर्मी है कक्षा में और मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो वह जो पढ़ाना है वह सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मेरे पसीने बह रहे हैं चारों तरफ से। तो वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक वही है, सिस्टमेटिक अप्रोच है कि जो क्रमशः चलती आ रही है उसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति की क्रियाओं का जो अध्ययन है वह क्या है? मनोविज्ञान है। वुडवर्थ ने इस पर निष्कर्ष रूप में हम देखें तो वुडवर्थ ने लास्ट में 1945 में एक टिप्पणी की थी इस पर कि हमने इसकी 4 अवस्थाएं देखी। कौन कौन सी? कि पहले हमने इसे आत्मा का अध्ययन के रूप में स्वीकारा, फिर हमने किसके अध्ययन के रूप में? मन और मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया, फिर चेतना के अध्ययन के रूप में हमने इसे स्वीकार किया, और उसके बाद आज ये व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, इसके बाद मन को, फिर चेतना को बुला दिया। अब इसका सीधा संबंध किससे है? अब इसका सीधा संबंध व्यवहार से है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा था। कब कहा था? 1945 में कहा था। वुडवर्थ ने कहा था कि जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है एवं सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप व्यवहार है। हम जो भी कोई कार्य करते हैं, मतलब मैं यदि यह हाथ ऊपर भी लेकर जा रही हूँ तो इसका भी एक मंतव्य है, यह भी एक क्रिया है जिसके माध्यम से मैं कुछ करने का प्रयास कर रही हूँ। और जब इन सभी क्रियाओं को मिला दिया जाता है तो यह जो संपूर्ण क्रियाएं बनती हैं, संपूर्ण क्रियाओं का जो संकलन बनता है, वह जो है वह क्या है? वह व्यवहार है। मानव मन चेतन ही नहीं, अचेतन एवं अर्धचेतन मन को भी प्रभावित करता है। अचेतन मन को भी प्रभावित करता है। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ चेतना का अध्ययन करना ही नहीं, क्योंकि हमारे जो मन है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो व्यवहार है, वो किससे भी प्रभावित होता है? अचेतन और अर्धचेतन मन से। कि सिर्फ किस चीज़ का अध्ययन करना, सिर्फ किस चीज़ में देखना कि सिर्फ मुझे जो दिखाई दे रहा है वो नहीं, उस पर अचेतन और अर्धचेतन मन का भी उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारा जो व्यवहार है सिर्फ चेतनता का निष्कर्ष नहीं है, उसमें अचेतन और अर्धचेतन मन जो होता है वह भी उस पर संपूर्ण प्रभाव डालता है। मनोविज्ञान के द्वारा सभी जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, सिर्फ मानव व्यवहार नहीं। तो हमने क्या कहा? सभी जीवधारी जिनमें जीव है, जो सांस लेते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो हम ये सोचने का प्रयास करें कि जो साइकोलॉजी है वो क्या चीज़ है? वो ह्यूमन बिहेव का अध्ययन है, वो मानव व्यवहार का अध्ययन करने का एक तरीका है, मानव व्यवहार को समझने का एक तरीका है। और शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को समझना अत्यधिक आवश्यक है, और उसको परिमार्जित और परिशोधित करने के लिए जो मनोविज्ञान है हमें हेल्प कर रहा है शिक्षा को देने के लिए, इसलिए इसको एक विषय के रूप में स्वीकारा गया है। कुछ एक प्रश्न जो मैंने आज पढ़ाया है, कुछ एक प्रश्न जो विविध परीक्षाओं में आए हुए हैं, इनका संदर्भ तो मैंने नहीं लिखा है, तथापि मैं आपको बता देती हूँ। 2015 की जो गृह विज्ञान की प्राध्यापक परीक्षा थी उसमें ये प्रश्न आए हुए हैं, तो इनको अपन एक बार देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपके मध्य आ सकते हैं। और कुछ एक प्रश्न मैं आपकी PDF में भी आपको उपलब्ध करवाऊंगी। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन है मन का नहीं। JB वॉटसन का, जनक थे उसके, नहीं। मैकडूगल का, मैकडूगल ने प्रयास किया था पहला व्यवहार का रूप देने का। वुडवर्थ का, जिन्होंने 1945 में यह सेंटेंस कहा था कि यह आत्मा को त्यागा, फिर मन को, और उसके बाद उसने चेतनता को भी त्याग दिया और व्यवहार का सहारा लिया। JB वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान है व्यवहार का मनोविज्ञान। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है जिसमें आराम से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बोस्टन में नहीं, फ्रैंकफर्ट में नहीं, लिप्सिंग में। वुंड ने ये प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने की थी? वुंड ने की थी। कौन से ईयर में की थी? 1879। ठीक है, 1879 में वुंड में लिप्सिंग विश्वविद्यालय में यह प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से, उपरोक्त सभी से। छात्रों, आप सभी को पता है कि केवल अधिगमकर्ता से संबंधित हो जाए, केवल अधिगमकर्ता के व्यवहार को हमको डील करना है, ऐसा तो नहीं है। उसकी परिस्थितियों को भी हमें डील करना है, ये निश्चित है। अधिगम प्रक्रिया को हमें डील करना है, क्योंकि इसके कारण अधिगमकर्ता और अधिगम परिस्थिति दोनों इससे प्रभावित हो रही हैं। इसलिए इन सभी का अध्ययन करना, इन्हीं सभी से संबंधित होना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। यह कथन जिसका है? स्किनर का, क्रो व क्रो का, डेविस का, बिएंजा का। यह स्किनर का कथन है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा के समस्याओं के समाधान में। तो निश्चित रूप से उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा। किसको समझकर? छात्रों को समझकर, परिवेश को समझकर, विषय को समझकर, स्तर को समझकर। जब मैं इन चारों को समझने का प्रयास कर रही हूँ तो मैं क्या अध्ययन कर रही हूँ? उनका मनोविज्ञान अध्ययन कर रही हूँ, उनका व्यवहार का अध्ययन कर रही हूँ। बालक किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही हूँ, किस चीज़ का अध्ययन कर रही हूँ मैं? कि मैं बालकों के व्यक्तित्व किस चीज़ के लिए कर रही हूँ? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, कि मैं उनका सर्वांगीण विकास हो जाए। ठीक है, जो शैक्षिक उद्देश्य मैंने निर्धारित किए हैं वो विशिष्ट रूप में प्राप्त किए जा सके, तो उसके लिए मैं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही हूँ। फिर कक्षा की समस्याओं के समाधान में भी उसका कार्य है कि कोई भी बच्चा परेशान है, कुछ और परेशानी है, परिवेश से संबंधित है, विधियों से संबंधित है, रुचि से संबंधित है, स्तर से संबंधित है, तो इन सब चीज़ों के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक के लिए जो मनोविज्ञान है वो इन तीनों में अर्थात उपरोक्त सभी में इसका प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से कुछ एक प्रश्न थे जो मैंने आपके समक्ष लेकर आई। यह जो प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपको वहाँ पर आ सकते हैं। इसी प्रकार से 1860 से 1880 में एक जॉन्स म्यूलर हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेव्स जो होती हैं वो नर्वस सिस्टम को कंडक्ट करती हैं, कंडक्टेड बाय द नर्वस। ठीक है, उसी प्रकार से एक हरमन वॉन हुए हैं जिन्होंने आँख और कान के द्वारा जो बाह्य जगत से सूचनाएं ग्रहण करते हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको साइकोलॉजी के तहत समझाने का प्रयास किया है। किसने? हरमन वॉन ने। तो इस प्रकार से कुछ एक तथ्यात्मक जानकारी है जो कि आपको दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान का नेचर, शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र और शैक्षिक मनोविज्ञान से संदर्भित विविध विषयों का अध्ययन करेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।